नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात यानी दिन की सभी बड़ी खबरें। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की हालत नाजुक बताई जा रही है। पीजीआई ने कल्याण सिंह का हेल्थ बुलेटिन जारी किया है जिसमें बताया गया है कि कल्याण सिंह को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसके बाद उन्हें हाई प्रेशर ऑक्सीजन मास्क पर रखा गया है। सीनियर डॉक्टर्स की एक टीम कल्याण सिंह का लगातार चेकअप कर रही है। ब्लड में संक्रमण मिलने के बाद एंटी फंगल दवाइयों का कोर्स भी शुरू किया गया है। कल सीएम योगी ने अस्पताल पहुंचकर कल्याण सिंह का हाल जाना था। अलाउद्दीन हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़े हैं लखनऊ से। अलाउद्दीन, इस वक्त का अपडेट क्या है, क्या हालत है कल्याण सिंह की? देखिए, पहले जो है जब वो बीमार हुए थे तो लोहिया इंस्टीट्यूट में भर्ती कराए गए, फिर पीजीआई जब से हो गए तब से उनके तबीयत में लगातार सुधार हो रहा था। पहले वो बातचीत नहीं कर पा रहे थे, लोगों को पहचान भी नहीं रहे थे, लेकिन पीजीआई में करीब 3-4 दिनों के इलाज के बाद से ही वो न सिर्फ लोगों को रिकॉल कर पा रहे थे बल्कि जो उनके अधीनस्थ थे, जो लोग उनकी सेवा में लगे थे, उनको पहचान भी पा रहे थे। इस बीच में तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता आए उन सबसे मुलाकात भी हुई, उन्होंने सबको रिकॉल भी किया, हाथों से इशारों से बातचीत भी की और उन्होंने अपनी डिमांड और बातचीत का जो तरीका था उसमें सवाल जवाब भी वो लगातार कर रहे थे। लेकिन हालात उनका शनिवार शाम से दिक्कत उनके लिए तब बढ़ गई जब सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी उनको होने लगी। फिर हाई प्रेशर जो ऑक्सीजन मास्क होता है उस पर उनको रखा गया और जो रविवार का दिन था उसमें भी सुधार की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दी। फाइनली आज शाम में 6 बजे जो हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ है उनकी सेहत को लेकर के, उसमें पीजीआई ने कहा है कि हालत उनकी स्थिर है और जो पहले उनकी सेहत में जो तमाम तरह की खूबियां और बेहतरी जो देखी गई थी वो अब जो है माइनस में कुछ जा रही है। हालांकि जो दिक्कत उनको है, चाहे वो नेफ्रो की दिक्कत हो या न्यूरोलॉजी की दिक्कत या कार्डियोलॉजी की, वो तमाम विशेषज्ञ चिकित्सक वहां पर मौजूद है और पीजीआई की विश्वसनीय एक संस्थान है, चिकित्सीय संस्थान है, तो उनके इलाज को सबसे उच्चतम स्तर पर रख करके किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो तमाम संक्रमण रक्त में हुआ है उसको लेकर के भी चिकित्सक थोड़ा तो चिंता खत्म नहीं हुई है, हालत नाजुक इस वक्त और सभी इलाज चल रहे मगर उसका बहुत ज्यादा फायदा होता इस समय नजर नहीं आ रहा। कल्याण सिंह की हालत नाजुक। और संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत आज विपक्ष के जोरदार हंगामे के साथ हुई। सबसे पहले लोकसभा से पीएम मोदी ने जैसे ही कैबिनेट में शामिल नए मंत्रियों का परिचय कराना शुरू किया तभी विपक्ष के नेताओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इस तरह जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा पहुंचे तो वहां भी विपक्ष ने नारेबाजी और हंगामा किया, जिसके बाद पीएम मोदी ने विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाए। मॉनसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में विपक्ष का हंगामा ऐसा बरपा कि मंत्रिमंडल में शामिल नए चेहरों का परिचय कराने वाले पीएम मोदी को विपक्ष ने हमलावर होने का मौका दे दिया। विपक्ष के इस हंगामे से दुखी पीएम मोदी ने विपक्ष के इरादों पर एक साथ कई सवाल उठा दिए। देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार मॉनसून सत्र बेहद हंगामेदार होने वाला है और यही हुआ भी। किसान आंदोलन से लेकर महंगाई पर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। सदन की गरिमा और परंपराएं बनाए रखे। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला भी बार बार विपक्ष से शांत रहने की अपील करते रहे, लेकिन विपक्ष ने उस अपील को भी अनसुना कर दिया। विपक्ष के इस हंगामे को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ बताया है। ये देश देख रहा है विश्व के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, लेकिन आपकी इस तरीके की कार्रवाई कतई उचित नहीं है और न्यायपूर्ण है, देश के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। उधर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी विपक्ष के हंगामे को संसदीय परंपरा के खिलाफ बताया। तल्ख लहजे में राजनाथ सिंह ने कहा कि ये पहली बार है जब सदन की परंपरा को तोड़ा गया है। मैंने पहली बार अपने 24 वर्षों के संसदीय जीवन में यह देखा है कि इस परंपरा को इस बार संसद में तोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी कांग्रेस ने किया है वह दुखद है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है और साथ ही साथ यह अनहेल्दी अप्रोच है। इस दौरान राज्यसभा के अध्यक्ष वेंकैया नायडू ने विपक्ष से मर्यादा को बनाए रखने की अपील की, लेकिन विपक्ष का हंगामा लगातार जारी रहा।
जिसका नतीजा ये हुआ कि पीएम मोदी ने यहाँ भी अपने चिर परिचित अंदाज में विपक्ष को घेर लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह की विकृत मानसिकता पहली बार सदन में देखी गई है। ये कौन सी मानसिकता है जो दलितों का गौरव करने को तैयार नहीं, आदिवासियों का गौरव करने को तैयार नहीं, किसान के बेटे का गौरव करने का तैयार नहीं। ये कौन सी मानसिकता है जो महिलाओं का गौरव करने को तैयार नहीं? इस प्रकार की विकृत मानसिकता पहली बार सदन में देखी है। तो कुछ इस तरह से आज शुरुआत हुई मानसून सत्र की, मगर इससे ठीक पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से मुखातिब हुए और इस दौरान पीएम मोदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कोरोना काल में बाहुबली बनने का भी मंत्र दिया। पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन अभियान पर जोर देते हुए कहा कि महामारी के खिलाफ वैक्सीन के जरिए ही बाहुबली बना जा सकता है। और जब वैक्सीन बाहु पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं। और कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए बाहुबली बनने का एक ही उपाय है कि आपके बाहु पर वैक्सीन लगवा दीजिए। अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बाहुबली बन चुके हैं। और पीएम मोदी बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं, लेकिन लोग नहीं सुधरने को तैयार हैं। लापरवाही की दो तस्वीरें आप देखिए। आगरा में लोगों ने कोरोना के नियमों को कैसे तार-तार किया। मां शीतला मां के मंदिर को कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने बंद कराया था, लेकिन जिद्दी लोग नहीं मान रहे। सोशल डिस्टेंस तो भूल जाइए, मास्क तक लोगों ने नहीं पहन रखा है। बुलंदशहर के डिबाई के कड़वास में भी मेला लगा और यहाँ हजारों की भीड़ जुटी। ये भी तस्वीर देखिए, लोग यहाँ लापरवाह नजर आए, न मास्क का ख्याल न ही सोशल डिस्टेंसिंग का। ऐसे में अगर तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है तो फिर आगे क्या होगा। और यूपी में सीएम योगी रोजगार को लेकर एक्टिव हैं। मिशन रोजगार के तहत सीएम योगी ने आज यूपी पीसीएस की ओर से चयनित 508 अधिकारियों और 26 पीटी टीचर को नियुक्ति पत्र बांटे। सभी नियुक्तियां युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के लिए हुई हैं। इस दौरान सीएम ने कहा कि सरकार का रोजगार पर फोकस है। उन्होंने कहा कि नियुक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि पारदर्शी तरीके से ये नियुक्तियां हो रही हैं। प्रदेश के युवाओं के लिए मिशन रोजगार के तहत प्रदेश सरकार बेहतर अवसर उपलब्ध करा रही है और मुझे ये बताते प्रसन्नता है कि अब तक 4.25 लाख से अधिक युवाओं को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी है। विगत 4-4.25 वर्ष के दौरान एक भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता है। पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, योग्यता के अनुसार हर एक व्यक्ति को अवसर प्राप्त हुआ है। चार धाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर सियासत गर्माती ही जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के केदारनाथ दौरे से पहले पुरोहितों ने विरोध की चेतावनी दी है। वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत इसे सही साबित करने में जुटे हैं। हालांकि बीजेपी के ज्यादातर नेता इस मुद्दे से किनारा करते नजर आ रहे हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के साल 2019 के फैसले पर बीजेपी सवालों में घिरती जा रही है। चार धाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहित आग बबूला हैं और कांग्रेस हमलावर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को केदारनाथ जा सकते हैं और उससे पहले पुरोहितों ने विरोध की चेतावनी दे दी है। वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत लगातार अपने फैसले को सही बता रहे हैं, लेकिन सरकार और पार्टी उस पर कोई भी सीधी टिप्पणी नहीं करना चाहती। मेरी बात समझ लीजिए, मेरा दृढ़ मत है कि देवस्थानम बोर्ड से ही हमारे उत्तराखंड का भला होगा। साईं बाबा जो शिरडी में है उसकी 700 करोड़ रुपया है। सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई की 300 करोड़ रुपया है। वैष्णो देवी मंदिर की 400 करोड़ रुपया है। बद्री और केदार की 15 करोड़ रुपया। कितनी है? और गंगोत्री यमुनोत्री की 6 करोड़ रुपया। उन्होंने जो कहा है ना, उन्होंने अपने हिसाब से कोई बात कही है, लेकिन वर्तमान में मुख्यमंत्री ने इस पर अपना बेबाक टिप्पणी की है और कहा है, तो मुझे लगता है कि इस तरह के विषयों पर कोई टिप्पणी करना वो आवश्यक नहीं है। वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र की तरफ से कांग्रेसी कहे जाने पर तीर्थ पुरोहितों का गुस्सा भड़का हुआ है।
चारधाम के पुरोहितों और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की नजर मंदिरों की कमाई पर है। कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय का कहना है कि यूपी का गोरखनाथ धाम और हरिद्वार के मंदिर भी सरकार कंट्रोल में ले। इससे साफ जाहिर होता है कि राज्य के सरकार के पास आर्थिक स्रोत सूख गए हैं और उन्होंने जो हमारे उत्तराखंड के 4 प्रमुख धाम हैं और अन्य 47 मंदिर हैं जो आस्था और श्रद्धा के केंद्र हैं, इन आस्था और श्रद्धा के केंद्र को उन्होंने अब कमाई का जरिया बना दिया है और यही जो है इस देवस्थानम बोर्ड गठन का मुख्य उद्देश्य अब सामने आ रहा है। उत्तराखंड के जितने मंदिर हैं और अगर उनको लगता है कि नहीं जो है ये सही है, तो सबसे पहले जो है जो गोरखपुर में गोरखनाथ पीठ है, उन सारे मंदिरों को और हरिद्वार के मंदिरों को उसमें क्यों नहीं शामिल करते हैं। चारधाम देवस्थानम बोर्ड त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बनाया। तीरथ सिंह रावत ने पुनर्विचार की बात कही, लेकिन बोर्ड भंग होगा या नहीं, इस बात ने पुष्कर धामी सरकार और बीजेपी को उलझा कर रख दिया है। उत्तराखंड में चुनाव सिर पर हैं और चारधाम में पुरोहित पूजा पाठ की जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतले फूंक रहे हैं। ऐसे में अब त्रिवेंद्र सरकार का फैसला बीजेपी के गले की फांस बनता दिख रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। साइबर क्राइम सेल ने जामताड़ा के मोस्ट वांटेड साइबर जालसाज प्रमोद मंडल उर्फ विजय को 4 साथियों मनोज, राजेश, करण और जितेंद्र कुमार के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों से कई मोबाइल और 1,20,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। इन आरोपियों के खिलाफ अलग अलग प्रदेशों में 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। लखनऊ साइबर सेल के एसीपी के मुताबिक लखनऊ के एक रिटायर्ड सचिवालय अधिकारी को इस गिरोह ने बैंक मैनेजर बनकर 53 लाख रुपए का चूना लगाया था। अब इस पूरे प्रकरण का जो मास्टरमाइंड था वो तभी बच रहा था। इस मास्टरमाइंड प्रमोद उर्फ विजय मंडल, साथ में इसके साथी राजेश, करण, मनोज की भी, जितेंद्र की भी गिरफ्तारी इनके साथ की गई है, जो कल ये अपने रिश्तेदारों से मिलने लखनऊ जेल के पास से इनकी गिरफ्तारी की गई है। साइबर क्राइम वर्ल्ड में ये बहुत बड़ा साइबर पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये करीब इसके खिलाफ 50 से 60 मुकदमे विभिन्न राज्यों में पंजीकृत हैं। छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, इनफैक्ट के लोकल थानों में भी इसके खिलाफ मुकदमे कायम हैं। और अब बात उनके लिए सुनहरे मौके की जो बनना चाहते हैं न्यूज एंकर या रिपोर्टर। तो न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपके लिए लाया है सुनहरा मौका। अगर आप में क्षमता है तो आपको न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देगा मौका। आप अपना 1 मिनट का वीडियो हमें भेजिए। वीडियो news18.com/ABAR पर लॉगिन करना होगा और इस पर भेजिए। आप 31 जुलाई तक अपना वीडियो हमें भेज सकते हैं। शॉर्टलिस्ट होने वाले युवाओं को मिलेगा एंकर और रिपोर्टर बनने का मौका। और नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी देश में कोरोना प्रभावित इलाकों की यात्रा कर रही है। वैक्सीन को लेकर जागरूकता लाने में सहयोग देकर आप भी हमारी मदद कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं आज संजीवनी गाड़ी किन इलाकों का दौरा कर रही है।